नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हर रविवार हम आपके साथ जुड़ते हैं और चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके की बीमारियां आजकल आम तौर पर हम लोगों को हो जाती हैं, बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं लेकिन बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। उन बीमारियों को समझने के लिए और उनसे बचाव के लिए टिप्स हम आप लोगों को देते हैं। हमारे साथ हर बार कोई ना कोई डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद रहते हैं। कभी फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो कभी आयुर्वेद से जुड़े हुए रहते हैं, कभी डेंटिस्ट से जुड़े हुए रहते हैं। तो तमाम सारे डॉक्टर साहब हमारे साथ इस पूरे पैनल में बैठे रहते हैं और आपको घर बैठे ही उन बीमारियों का उपचार सहज रूप में बताते हैं। मतलब कह लीजिए एक प्रकार से कि घर के नुस्खों से ही आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आराम तो कर ही सकते हैं, अपने बॉडी को आराम और रिलैक्स तो दिला ही सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं को लेकर आज फिर आप लोगों के साथ में हम मौजूद हैं। आज चर्चाएं कुछ विशेष रहेंगी और हालांकि इस टॉक से पहले डॉक्टर साहब से मेरा जो वार्तालाप हुआ उसमें मुझे भी नहीं बताया कि क्या रहेगा, लेकिन कुछ बीमारियां आज विशेष करके रहेंगी और साथ में वह बीमारी अक्सर लोगों को बहुत ही परेशानी देती हैं। और मैं कहूँ कि हर किसी को, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, हर किसी को बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो आज उन्हीं बीमारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज इस पैनल में हमारे साथ जो डॉक्टर्स बैठने वाले हैं वह इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी लाइफ मेंबर हैं एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के भी लाइफ मेंबर हैं। वह मथुरा एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ में ही गोयल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर के भी प्रोपराइटर हैं, यानी मालिक हैं इसके। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी वर्षों से वह यहाँ सेवा दे रहे हैं वृंदावन में, वृंदावन के साथ साथ पूरे ब्रज में चाहे वो मथुरा हो, चाहे गोकुल हो, चाहे महावन हो, तमाम सारी जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और एक वर्चस्व वृंदावन शहर में कमा चुके हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन गोयल हमारे साथ इस पैनल में बैठने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। तो डॉक्टर साहब, आज किस तरीके की हम चर्चाएं करने वाले हैं वह मैंने दर्शकों को बता ही दिया है। हालांकि आपने मुझसे ये चीज़ें बहुत छुपा के रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो हम लोगों ने सर्वाइकल को लेकर डाली थी उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी इस तरीके के आए थे कि किस तरीके से हम बीमारी का निजात पा सकते हैं। साथ में आपकी जो वीडियो हम लोगों ने उस समय अपलोड की थी उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है। लोगों के कमेंट्स भी उस वीडियो के साथ में आ रहे हैं। तो मैं लोगों से एक बार आग्रह और करना चाहूँगा कि जिनको अभी तक उस सर्वाइकल को लेकर जो राहत मिली है या आप लोगों ने वह जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई थी वह एक्सरसाइज की है और आपको रिलीफ मिला है अपनी बीमारी में या दर्द में, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और कमेंट जरूर करें। और साथ में अगर आपको बीमारी से फिर भी ग्रसित हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, कुछ दर्शकों का यह भी कमेंट था कि किस जगह पर हम डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। एक बार मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी का जो नंबर हमारी स्क्रीन पर नीचे चल ही रहा है उस नंबर पर आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वृंदावन में हरिनकुंज चौराहा है जो कि विद्यापीठ चौराहे से थोड़ा सा पहले है। ब्रजवासी जो होटल है, ब्रजवासी होटल के ठीक सामने ही डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। वहाँ आकर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और टाइमिंग भी शाम को जब भी आपको समय मिले, मतलब सुबह शाम को 5 बजे से लेकर और 8 बजे डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर ही मिलते हैं। बाद बाकी का आप कॉल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी ही चर्चाएं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज कुछ नई चीज़ों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आज जो बीमारी रहेगी वह हर किसी से जुड़ी हुई रहेगी। चाहे डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि बता तो है नहीं मुझे किस बीमारी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहला मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपको 15 या 16 साल आज वृंदावन में हो चुके हैं, पहले आपने रामकृष्ण मिशन में सेवा दी, उसके बाद में आपने अपना क्लिनिक खोला, अक्सर किस तरीके की बीमारियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं? ब्रज क्षेत्र में आपको किस तरीके की बीमारियां अक्सर देखने को मिली हैं? देखिए, अगर जोड़ों से संबंधित मैं बात करूं तो कॉमन जो इलनेस है वो सर्वाइकल, एक मैंने पिछली बार बताया ही था, उसके साथ कमर का दर्द है। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए अगर प्रेजेंट में देखें तो यंग हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, उन सभी में घुटनों की जो दर्द की शिकायत आ रही है या तरह तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, ये बहुत ब्रॉड लेवल पे आ रहे हैं। और इसको एक तरह से अगर मैं महामारी भी बोलूँ, प्रेजेंट में तो कोरोना का आतंक है, लेकिन अगर घुटनों के दर्द को मैं महामारी भी बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस लेवल तक ये चीज़ पहुँच चुकी है और बच्चे से लेकर बड़ों तक घुटनों की शिकायतें मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके माएँ आती हैं कि ये ज़रा सा दौड़ता है तो उसके घुटने में दर्द हो जाता है। यंगस्टर्स हैं तो वो सब कंप्लेंट लेके आते हैं कि मेरे घुटनों में दिक्कत हो रही है, मैं ज़रा सा ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कुछ भी मतलब अपने नए नए तरीके बताते हैं। बाकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और बुजुर्गों में तो ये कॉमन बीमारी है ही है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपने बताया कि बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, छोटे हो या बड़े हो? अक्सर देखा जाता था कि हमारे बुजुर्ग जो माता पिता होते थे या हमारे दादा दादी होते थे, उनको ही घुटनों की प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अब ये अक्सर नए युवाओं को भी यह बीमारी लग रही है, तो ऐसा क्या कोई खास चीज़? देखिए, 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल आप सभी लोग जानते हैं कि घरों में काम करना बंद हो गया, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंडरी इसमें आता है डाइट, कि हम लोग डाइट वगैरह किस तरह की ले रहे हैं, मतलब बॉडी को जिस चीज़ की नीड है वो पूरी फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। और इस तरह के और भी इश्यूज़ हैं जिनको हमें देखना है। जी डॉक्टर साहब, एक एक मेरा सवाल कि जिस तरीके से आपने बताया कि घुटनों में दर्द हो जाता है, अच्छा अक्सर लोगों ने समझा तो है कि घुटने यहाँ होते हैं, पैरों के जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे घुटना कहा जाता है, तो ये घुटने सर होते कैसे हैं? और इसमें जो परेशानियाँ आती हैं, जो दर्द या चलने में परेशानी, बैठने में परेशानी, नीचे बहुत सारे लोग तो अक्सर मैंने ऐसा देखा है, युवा है, हम उम्र हैं, हमारे दोस्त हैं या फ्रेंड हैं, उन लोगों को ज़मीन पर बैठकर खाना खाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वो बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ होती है घुटनों में और किस तरीके के होते हैं? देखिए, शरीर का सबसे हैवी और मजबूत जॉइंट बोला जाता है हिप जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, एक खांचा होता है, उसमें हमारा हिप बोन होती है, फीमर जांग वाली, उसको वो फंसी हुई होती है। अब उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है घुटने का, नी जॉइंट जो है, ये फ्लैट टू फ्लैट जॉइंट होता है, यानी इसमें कोई बहुत विशेष जोड़ नहीं होता। मतलब हमारी जांग वाली हड्डी नीचे, घुटने से नीचे वाली हड्डी के ऊपर रखी हुई होती है और उसमें एक ऊपर प्याली, जिसे हम पटेला बोलते हैं, वो स्टेबल होती है। मेनली इस जॉइंट के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो हैं लिगामेंट्स और मसल्स। यहाँ पर सब बॉडी की सबसे हैवी मसल्स यूज़ होती हैं, ठीक है, और लिगामेंट्स हैं, 3-4 तरह के लिगामेंट हैं जो इनको जोड़ के रखते हैं और उसको सारी की सारी स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, दिखने में बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। बॉडी का मैक्सिमम वेट घुटने और हिप्स पे आता है, तो इसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शरीर के लिए और इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। आगे विस्तार से चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब, एक एक सवाल, अब आपने बताया कि बॉडी का पूरा लोड जो होता है या भार जो होता है वो घुटनों पर ही ज़्यादा दिया जाता है, तो क्या बॉडी में अगर वेट ज़्यादा है या बॉडी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्बी अगर बॉडी में है, जैसे आपने देखा होगा मोटे अच्छे खासे खाते पीते घर के से लोग होते हैं हमारे ब्रज भाषा में अगर कहा जाए तो क्या उन लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ घुटनों की आती हैं? बिल्कुल, आप ये समझिए, अगर बॉडी का वेट जो नॉर्मल WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बॉडी का जितना वेट हमारा एक्सेस है उस वेट का करीब 5 से 6 गुना वेट घुटने पे आता है। अगर बॉडी में 10 किलो वेट फालतू है तो घुटना करीब करीब 50 किलो वेट ओवर यूज़ कर रहा है। तो इतना ज़्यादा रोल है बॉडी वेट का, बॉडी पे बात करें तो। डॉक्टर साहब, अब आपने घुटनों के बारे में बताया कि घुटने हमारे दो ही जॉइंटों पर टिके होते हैं, कटोरी ऊपर से होती है, तो डॉक्टर साहब कॉमन सवाल एक मेरा कि इसमें जो परेशानियां आती हैं वो किस तरीके की आती हैं, मतलब क्या क्या इसमें परेशानियां आती हैं और कैसी होती हैं वो परेशानियां, मतलब ज़्यादा पेन रहित होती हैं या फिर किस तरीके की देखी जाती है? देखिए, मैं आपको बताऊं तो जो हमारी प्याली है, ठीक है, ये हमारी मसल्स के अंदर दुबकी हुई होती है। एक तो ये इसी का अपने आप में रोल है कि अगर ये एक साइड हिलने की जगह जो हमारे मूवमेंट हैं प्रॉपर, उसके अलावा दाएं बाएं और गलत डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला करके एक परेशानी होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आती है। जनरली पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को और उसको डील करना फिर थोड़ा टिपिकल होता है। और आजकल जो यंगस्टर्स में बहुत कॉमन हो गया है लिगामेंट इंजरी। पहले केवल स्पोर्ट्समैन में या जैसे आर्मी वाले हैं या पुलिसमैन हैं, इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी, अब तो मैं देखता हूँ बहुत कॉमन हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों की वही लाइफस्टाइल और डाइट, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मसल्स को हम लोग पावर देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और लिगामेंट इंजरी हो गया, आपका एज वाइज अगर हम बात करें तो डिजेनरेशन होता है हमारे घुटनों में, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो डिजेनरेटिव चेंजेस मतलब किसी भी तरह के नॉर्मल शेप से हटके किसी तरह की इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए। अधिकतर जिन लोगों को दिक्कत होती है वो होती है घुटने के अंदर की साइड,
मीडियल कंपार्टमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसमें अधिकतर दिक्कत होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, मैं भी आपको बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब, अब आपने लाइफ स्टाइल की बात की। अक्सर हम लोग कार या बाइक या साइकिल जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे साइकिल का यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि 15 साल क्रॉस करते ही बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है और वो स्कूटी और मोटरसाइकिल यूज़ करता है। तो सर, जिस तरीके से हम लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं और कार लगातार हम अपने पैर को हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि पूरा आप बता रहे हैं प्रेशर घुटनों पे ही पड़ता है, तो क्या उस चीज़ से भी पैरों में प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने, हमारे दर्शक में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपनी जहाँ ड्यूटी उनकी है या नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ से करीब 10 या 15 किलोमीटर का एक दायरा क्रॉस करके वो अपने ऑफिस पहुँचते हैं। तो क्या ऐसी भी अगर दिनचर्या अगर हमारी ऐसी बन जाए कि डेली हमको वहाँ जाना है, लौट के आना है, तो क्या उनसे भी परेशानियाँ होती हैं घुटनों में? बिल्कुल, डेफिनेटली इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मैंने इसीलिए बोला लाइफ स्टाइल हमारी बहुत वेरी करती है। देखिए, हम अपने काम को नहीं रोक सकते, ठीक है, काम हमको करना है। और आजकल की जो हमारे जीवन शैली है वो बहुत अलग हो गई है। किसी के पास समय नहीं है। 8-8 10-10 घंटे हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो हमको चाहिए कि एक अलग से हम आधा घंटे 1 घंटे का समय अपनी बॉडी के लिए दें, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए दें, पूरी बॉडी में जितनी मसल्स हैं उन सबको ताकत दें। और घुटने की अगर बात करें तो उसके लिए मॉर्निंग वॉक हो गया, लोग घरों में अपनी ट्रेडमिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग के लिए और बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने रूटीन लाइफ में लेके आएंगे तो बाकी का जो एग्जेक्टिव सेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लोड पड़ना कम हो जाएगा। सर, अक्सर एक चीज़ कॉमन सी एक शब्द यूज़ किया जाता है, अगर किसी को पैरों में प्रॉब्लम हो या बुजुर्ग जो लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि आपके गठिया वायु, एक शब्द है बहुत अजीब सा लगता है। तो सर, वो क्या होता है और किस तरीके की परेशानियां उसमें आती हैं, और वाकई में क्या वो होता भी है या नहीं होता है? देखिए, गठिया वाय जनरली अगर हम एलोपैथिक साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो गठिया वाय को इंग्लिश में बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बहुत तरह का होता है, जैसे मैंने अभी बीच में नाम लिया था ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब जितने हमारे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स में ऑस्टियो आर्थराइटिस दिक्कत होती है, नॉर्मली डिजेनरेटिव चेंजेस। गठिया वाय क्या है कि हमारे घुटने में या किसी भी जॉइंट में स्वेलिंग आ जाना, और स्वेलिंग आ जाना वो इस तरह का लगता है जैसे उसमें बहुत सी आपने सुना होगा हमारे घुटने में पानी भर गया, वो हमने निकलवाया, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर हवा भर गई, तो वो गठिया वाय होती है। उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग के साथ रेडनेस हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग वगैरह की शिकायतें भी होती हैं, इस तरह की इशू होती है। गठिया वाय होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं और आयुर्वेद वगैरह और इसमें सब गठिया वाय बोलते हैं। सर, एक और मेरा क्वेश्चन, अक्सर लोगों को मुंह से मैंने सुना है कि हमारे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, जो हम गाड़ियों में अक्सर यूज़ करते हैं, ऐसा कोई एक शब्द लोग यूज़ करते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई। तो क्या वाकई में बॉडी में ग्रीस होती है या वैसे ही लोग केवल एक शब्द चुन लिया है? नहीं, ग्रीस तो वर्ड गलत है। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी बड़े जॉइंट्स हैं उसमें एक फ्लूइड होता है, साइनोवियर फ्लूइड, जो थोड़ा सा लुब्रिकेशन का काम करता है। और घुटने में एक हमारे दोनों हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होती है, मतलब उसको एक तरह से कुशन का वर्क करती है, जो ऊपर का लोड नीचे नहीं जाने देती है, ठीक है। तो ग्रीस खत्म होना तो कहीं भी किसी भी तरीके का कोई लॉजिकल वर्ड नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसका थोड़ा बहुत किसी भी कारण से लॉस हो सकता है। बाकी जनरली क्या होता है कि वो जो कार्टिलेज है, जो कुशन बीच में लगा हुआ है, वो धीरे धीरे झटकों की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या एज की वजह से धीरे धीरे करके वो डैमेज होने लगती है, या मसल्स वीकनेस की वजह से। तो बोन का जब लोड पड़ता है तो वो आपस में घिसने लगती है और हड्डियाँ हमारी टकराने लगती हैं, और जब बोन हमारी टकराने लगती हैं तो उस कंडीशन में फिर इश्यूज़ आते हैं। हड्डी रगड़ रही है तो पेन बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें, ग्रीस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, साइनोवियल फ्लूइड करके होता है जो बड़े जॉइंट्स में सब जगह पाया जाता है। सर, एक और मेरा कॉमन सवाल, जिस तरीके से हमारे जो बुजुर्ग थे, यानी मेरे बाबा थे या दादाजी थे, या अक्सर हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, वो एक शब्द कहा करते थे बहुत ही कॉमन सा, कहते थे कि बच्चों ज़्यादा मत कूदो। हम कभी कभार ऊंचाई पे से कूदने वाले खेल खेलते थे या दौड़ने वाला खेल खेलते थे, तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि ज़्यादा मत कूदो, पैर आगे चलकर ख़राब हो जाएंगे, घुटनों में परेशानी आपको आगे चलकर आएगी। सर, क्या ऐसा होता था या ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं और वो दौड़ना, कूदना, फलांगना चीज़ें करते हैं, तो आगे जाके भविष्य में उनको परेशानियाँ आती हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की क्या एक्टिविटी कर रहे हैं।
अगर हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज के तौर पे जैसे बच्चे भी हैं, बच्चे फिज़िकल एक्सरसाइज के तौर पे नॉर्मल वार्म अप और सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से ही कर रहे हैं, तो उतना इशू नहीं है। अब एक हाइट होती है, एक लेवल होता है हर चीज़ का। हम 2 फुट से कूद रहे हैं, उतना प्रेशर नहीं आएगा। वही हम 1 मंजिल से कूद रहे हैं तो प्रेशर आएगा ही आएगा। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे घुटना जो है वो इस तरीके से होता है, ऊपर से बोन आ रही है, नीचे बोन आ रही है, बीच में गद्दी है। अब जब वो गद्दी पे बार बार प्रेशर पड़ेगा, क्या होगा, वो डैमेज होगी, और जब डैमेज होगी तो वो आपस में बोन टकराएंगी, तो आगे चल के इश्यूज आते हैं। लेकिन वो उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा हायर लेवल से हम कूद रहे हैं। अब अपोजिट वे में बात करें, लोग स्विमिंग पूल में भी जंप मारते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में हेड के थ्रू मारते हैं, डायरेक्ट पैरों के थ्रू नहीं मारते हैं, और डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आता है। तो कितना प्रेशर कितनी इंटेंसिटी के साथ जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। बड़े बुजुर्ग बोलते थे, वो सही बोलते थे, जब वो बच्चों को गलती करते देखते थे तभी वो इस चीज़ को टोकते थे। डॉक्टर साहब, रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अब देखिए, अब आपने जिस तरीके से कहा कि जॉब पर जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मजबूरी हो, चाहे मेरे पेन हो या दर्द हो या तबीयत ख़राब हो, तो जॉब पर तो जाना ही पड़ेगा। अक्सर मेरे साथ भी सर ऐसा ही होता है, और आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता होगा। तो सर, उन चीज़ों में रहते ही अगर हम बचाव की प्रक्रियाएँ अपनाना स्टार्ट करें, तो किस तरीके के बचाव हम लोगों को करने चाहिए जिससे कि हमको उससे रियायत मिले और हमारे घुटने कुछ और वर्ष अच्छे तरीके से चल सकें? देखिए, एक तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि डाइट पे हमें बहुत फोकस रखना चाहिए। मैं अभी केवल बोन्स से रिलेटेड बात करूँगा और चीज़ों से रिलेटेड नहीं। तो डाइट के लिए जनरली कैल्शियम और विटामिन डी, इन चीज़ों का फोकस बहुत ज़्यादा करना है। दूध का सेवन अच्छे से करें। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको मेंटेन करना है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, वीकली बेसिस पे टैबलेट्स भी रहती हैं, सेशेज़ भी आते हैं, और जहाँ ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, टेस्टिंग के बाद पता चलता है वो, तो जहाँ ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं मंथली बेसिस पे, तो वो डोजेज डॉक्टर से डिसाइड करते हैं। तो एक तो वो हो गया कि मतलब हमको डाइट पे क्या फ़ोकस करना है। बाकी पनीर वगैरह इस तरह की चीज़ें अपना रूटीन में आदमी थोड़ा सा बढ़ाए, जिसको हल्के से भी इश्यूज शुरू हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो भी अपना डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी हो गया हमारा, हम लोग एक्सरसाइज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। एक्सरसाइज मतलब मैं बहुत मेजर एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। जिसको प्रॉब्लम नहीं भी है वो अपनी रूटीन लाइफ में जॉगिंग हो गया, हल्का फुल्का वॉकिंग हो गया, आपका ट्रेडमिल हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ को करे, प्राणायाम करे, तो रूटीन लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, जो हमें को करनी चाहिए। दूसरा, आजकल एसी का चलन बहुत हो गया है, और एसी जब हम रहेंगे तो सीधी सी बात है कॉम्पैक्ट वे में रहते हैं, और कॉम्पैक्ट वे में रहने का मतलब ये हो गया कि आप मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफिसेज हों चाहे वो घर हो। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली सभी से कहना चाहूँगा कि सुबह और शाम दोनों टाइम थोड़ा फोकस करें कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं, सिटिंग पोस्चर में चेंजेस लाएं। बीच बीच में जब वर्क करते हैं तो घंटे में 2 घंटे में एक 5-7-8 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा सा मूवमेंट करें, जिससे हमारी बॉडी स्टिफ ना हो और धीरे धीरे करके दिक्कतें ख़त्म हो। और बाकी अगर बात करें तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैं तो फॉलो करता हूँ कि सब बैठ के जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है। तो उस चीज़ पे भी ध्यान दें सब लोग कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और हमेशा ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहते चले आएँ और आज की तारीख में हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएँ, पुरानी बातें कहीं ना कहीं चरितार्थ होती ही होती हैं, उन पे ध्यान हमेशा देना चाहिए। सर, अक्सर हम लोग देखते हैं सोशल साइटों पर बहुत सारे लोग जो योगा से के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से, एक्सरसाइज जैसी चीज़ों के माध्यम से, बहुत से तो बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत से कुछ ख़राब भी होते हैं, क्योंकि सोशल साइड है, जिसके मन में जो आता है वो डालता है। तो किस तरीके की एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए जिनको प्रॉब्लम्स हैं, और जिनको नहीं है उनको क्या करना चाहिए, वो किस तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। हम किसी के लिए ये बोलें कि उसने जो एक्सरसाइज बताई हैं वो गलत हैं, या किसी के लिए ये बोलें कि वो बहुत अच्छी हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिसने जो बना के डाला है, मैं कहता हूँ सब सही डाला है, लेकिन जो उस चीज़ को कर रहा है वो कितना ठीक कर रहा है। अब एक छोटी सी बात है, बाबा रामदेव बहुत पॉपुलर हस्ती हैं, वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं और
करोड़ों लोगों को उनसे आराम भी मिला है। लेकिन बैक पेन में लोग कपालभाति करने बैठ जाते हैं। अब कमर का दर्द आपको है और आप कपालभाति कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए, कमर का दर्द और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको ये ध्यान देना है। आप ठीक हैं तो फिट रहने के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आपको परेशानी हो चुकी है तो उस कंडीशन में बिना किसी सही आदमी के परामर्श के केवल यूट्यूब पे, चाहे वो आप बाबा रामदेव के यूट्यूब चैनल देखें या यूट्यूब पे कोई और वीडियोस देखें, नॉर्मल परेशानी में बिना किसी डॉक्टर के या बिना किसी अच्छे नॉलेज वाले बंदे के परामर्श के कभी भी सोशल वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। और साथ में बात करें तो मैं अभी कुछ आपको एक्सरसाइज शो करता हूँ, ठीक है, जो कोई भी कर सकता है। जिसको हल्का फुल्का दर्द है वो उसको स्टार्ट कर दे, और जिसको दर्द नहीं भी है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए और आगे के लिए वो एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में करे, तो उससे धीरे धीरे करके डेफिनेटली आराम मिलेगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आगे चल के नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आजकल बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ज़रा सी दिक्कत हुई, मैनेज नहीं करना है। आजकल लोग एक चीज़ बहुत बोलने लगे हैं कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं बदलवा लूँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो उस कंडीशन में आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक मैनेज हो सकता है तब तक उसको मैनेज करना चाहिए। अननेसेसरी सर्जरी की तरफ नहीं भागना चाहिए। एज अ फिजियो मेरी तो यही गाइडेंस है कि पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करें, जब नहीं निकलती है तो फिर एक अलग चीज़ है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज, जांघों के नीचे कोई भी मोटी चीज़ रोल करके लगा लेंगे। ये बोस्टर है, हमारे सेंटर पे है, लेकिन घर में यूज़ करने के लिए आप लोग मसंद वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं। घुटनों के नीचे नहीं, जांघों के नीचे पहली चीज़ फोकस करनी है। एक पैर मोड़ के रखेंगे। जिस पैर से हमें एक्सरसाइज करनी है उसके लिए घुटना सीधा करो। घुटना सीधा करना है, जांघ यहीं रहेगी, जांघ उठानी नहीं, घुटना सीधा करना है, पंजा ऊपर खींचना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इस तरह से 10 to 30 रिपीटेशन होंगे, ठीक है। मोड़ के उठाओ, पंजा खींचना एंड रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज, टॉवल रोल करके ले सकते हैं, या आजकल कुछ हैवी बॉल्स भी आती हैं, बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नी के नीचे लगाना है, सेम घुटना मोड़ के रखना है, घुटने से टॉवल प्रेस करना है, लेकिन हमारी ध्यान रखना है एंकल नहीं उठना चाहिए। दबाओ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एड़ी नहीं उठानी, प्रेस 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसमें नोटिस करेंगे कि जब हम इसको करते हैं तो जांघ की ये सामने की मसल्स हैं, इनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। जांघ की जो फ्रंट की मसल्स होती हैं इनमें ताकत आती है। जब भी हम दबाएंगे ये टाइट हो जाएंगी। प्रेस करो, बिल्कुल टाइट हो गई, रिलैक्स। अब बात आती है आगे की, तो हमने कर ली, पीछे की मसल्स कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। उसके लिए पैर उठाएंगे, मोड़ेंगे, दोनों हाथों से यहाँ पकड़ेंगे, धीरे से पैर को सीधा करेंगे जितना ऊपर तक जा पा रहा है। देन पंजा नीचे दबाएंगे, घुटना जहाँ तक सीधा जा पा रहा है। अब उसमें क्या होगा, ये हमारी काफ मसल्स और ये हमारी हैमस्ट्रिंग, जो पीछे वाली मसल्स हैं, इनकी ताकत आएगी। धीरे से फिर मोड़ना है, ढीला छोड़ के, देन अगेन अप, पकड़ के रखिए, अगेन अप, प्रेस डाउन। ये जो हमारी काफ मसल्स हैं, ये शरीर का दूसरा हृदय बोली जाती है, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। इनका काम है जो भी ऊपर से ब्लड फ्लो आता है उसको पंप करके नीचे से ऊपर भेज देना। कभी भी नोटिस करेंगे जब हम लोग लॉन्ग ट्रिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, तो सभी लोग बोलते हैं कि पैरों को ऊंचा उठा के रखें।
ऊंचा उठाने का कारण केवल ये है कि काफ मसल्स एक्टिव हो जाएंगी और पंजा चलाएंगे तो पीछे की तरफ ब्लड फ्लो चला जाएगा। मैंने हर एक्सरसाइज में पैर मुड़वाया है। उसका कारण है, जब हम लोग यहाँ की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और पैर अगर हम नहीं मोड़ेंगे तो सारा प्रेशर हमारी बैक पे जाता है। तो नी का पेन ठीक करते करते कहीं हमारे बैक में पेन ना हो जाए, उसका ध्यान बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कोशिश करें कि किसी प्रोफेशनल की देखरेख में करें, लेकिन फिर भी घर में अपना करें धीरे धीरे। जिसको अभी शुरुआती स्टेज है या फिट रहने के लिए करना है, वो ये सब एक्सरसाइज करता रहे। और अभी मैं बिठा के और कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सिंपल जिन लोगों के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो वो अपना पैर सीधा करें, मोड़ें, एक बार ये एक बार ये भी सेम नोटिस करेंगे। यहाँ स्ट्रेंथनिंग आएगी हमारी क्वाड्रिसेप्स में। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनके लिए साथ में हम लोग वेट भी यूज़ करते हैं। वेट कफ होते हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से वेट कफ आते हैं। ये 1 किलो वेट है, वीकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल बांध के, जिनको ज़्यादा वीकनेस है अपने सुपरविजन में, पैर को सीधा करना, मोड़ना, फिर सीधा करना, मोड़ना। इस तरह से एक बार में 10 रिपीटेशन। और धीरे धीरे जब आदत पड़ जाए तो 1 सेट के बाद 2 सेट की आदत डालें, फिर 3 सेट की आदत डालें। 10 to 30 रिपीटेशन तक एक एक्सरसाइज का आप कर सकते हैं। बैठ के एक सिंपल एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं। देखिए, एड़ी को खिसकाना, पैर को सीधा करना, एड़ी को धीरे से स्लाइड करना है और फिर वापस लेके आना है। कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एड़ी केवल खिसकाना है, एड़ी उठाओ, वापस, सिंपल। एड़ी खिसकानी है, घुटना सीधा करने तक, वापस। एक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से 5-6 एक्सरसाइज मैंने बता दी हैं। इनको रूटीन में करें और अपने घुटनों को मजबूत बनाएं। तो जैसे अभी आपने एक्सरसाइजेज देखी हैं, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं। इनको धीरे धीरे करके अपनी रूटीन लाइफ में लेके आएँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी ये मैंने पूरी तरह से ब्रॉड वे में नहीं बताया है, लेकिन और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो फिर मिलके पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए और चीज़ें गाइड की जा सकती हैं। तो इन एक्सरसाइजों को करने के बाद में लोगों को थोड़ा सर दर्द में या उनकी चीज़ों में, परेशानियों में थोड़ा रियायत मिलेगी? डेफिनेटली, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, अक्सर हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे दर्शक तो ऐसे भी होंगे जिनको अभी यही नहीं पता होगा कि शायद हमको ये बीमारी है। किस तरीके के डॉक्टर साहब इसके सिम्टम्स होते हैं, या स्टार्टिंग दौर जो होता है इस बीमारी का वो किस तरीके का होता है, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लास्ट कंडीशन आने लग जाए या फिर पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? तो क्या ऐसे सिम्टम्स है जिससे कि उसको लगे कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो पेन है ही, ठीक है। पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इनिशियल फेज़ में जो हल्का फुल्का पेन है वो मेरी जो बताई हुई एक्सरसाइज है उनसे कवर हो ही जाएगा। और बाकी अगर स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है तो अपने मन से शिकायत नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए, हॉट पैक्स वगैरह भी लगाए जाते हैं और कोल्ड पैक वगैरह भी लगाए। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या कंसल्ट पेशेंट में फाइंडिंग डिसाइड करता है। दूसरा, एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है लिगामेंट इंजरी, जो मैंने अभी पीछे बताया था। उसमें आदमी को पेन नहीं फील होता है, कुछ को होता है, पेन नहीं फील होता, ये लगता है कि घुटने पे लोड नहीं ले पा रहे हैं। रिसेंटली भी मेरे पास कई पेशेंट चल रहे हैं लिगामेंट इंजरी से रिलेटेड। तो उस कंडीशन में अगर हमारे घुटने में ढीलापन आ रहा है या हम लोड नहीं ले पा रहे, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा पैर हमारा है ही नहीं, साथ नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली अपने किसी भी नज़दीकी फिजियो से या ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें। वो उसकी एमआरआई वगैरह कराएगा, उसमें पता चलेगा कि ये टीयर पार्शियल टीयर है या फुल टीयर है। अगर पूरी तरह डैमेज हो चुका है, टूट चुका है लिगामेंट, तो डेफिनेटली उसकी सर्जरी ही होगी, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी होती है। लेकिन अगर पूरी तरह नहीं टूटा है, हल्का फुल्का स्ट्रेच है या पार्शियल टीयर है, तो फिजियोथेरेपी से काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है और डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहीं पे, अगर जैसे जिन लोगों को बीमारी है
मतलब हो चुकी है, उनको पैरों में अभी परेशानियां होना स्टार्ट हो गया है, या जिनको अभी नहीं है, अभी स्टार्टिंग दौर है उनका, उन लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए जिससे कि वो है और कुछ लॉन्ग टाइम तक अपने घुटनों को सही कर सकते हैं, या डॉक्टर के पास जाने तक वह इनके घुटने सही रह सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जिसके लिए डॉक्टर मना करते हैं, पालती मारना। ठीक है, पालती मारने से होता क्या है, जैसे मैंने बीच में बोला भी था कि हमारे अंदर की तरफ प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होती है। जब हम घुटना मोड़ते हैं, मोड़ने पे हमारे अंदर की तरफ की जो बोन्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो पालती मारना, अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो पालती मारना बंद करें। दूसरी बहुत कॉमन चीज़ है, अगर मैं ब्रज क्षेत्र की बात करता हूँ, मंदिर ही मंदिर हैं, ठीक है, ठाकुर जी की दर्शन करने भी चाहिए और सारी चीज़ें, जो धोख लगाते हैं हम लोग उसमें वज्रासन में आ जाते हैं। या बहुत सारे लोग अपने खाना प्रसाद वगैरह पाने के बाद, भोजन करने के बाद, उसके बाद वज्रासन में बैठते हैं कि खाना पच जाए। नो डाउट वज्रासन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हमको परेशानियाँ शुरू हो गई हैं तो उस कंडीशन में उन चीज़ों को रोक देना चाहिए। क्योंकि वज्रासन में होता क्या, हम घुटनों के बल जाते हैं और उसके बाद में जो हमारी प्याली है वो फिर प्रेशर क्रिएट करती है और परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तीसरा बात करें तो सीढ़ियों पे डायरेक्ट ना चढ़ें। एक होता है कि हम चढ़ सकते हैं और हमको चढ़ना नहीं है, दोनों में अंतर है। अगर हमको परेशानी हो रही है तो हम सपोर्ट लेके चढ़ें, चाहे वो रेलिंग हो चाहे दीवार हो पास में, उसमें सपोर्ट लेके चढ़ें जिससे कि हमारी परेशानी और ना बढ़े। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो एक, अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और एक उंगली भी हमने वॉल पे रख दी तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र हो जाता है वॉल की तरफ, हम रिलैक्स होकर चढ़ सकते हैं। तो ये कुछ तरह की चीज़ें हैं जो हमको परेशानी शुरू होने के बाद नहीं करनी चाहिए। सर, अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी बताया था कि घुटने चेंज करा लेंगे, नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, तो सर क्या लोगों को घुटने चेंज कराने चाहिए, मतलब ऑपरेशन कराना चाहिए उन घुटनों को निकलवाने का, या फिर फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी हम उन चीज़ों को सही कर सकते हैं या उनमें सुचारू रूप ला सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका हो या हम लोग फिजियोथेरेपी शुरुआत से नहीं लिया, हमने एक्सरसाइज नहीं किया और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन में तो नी रिप्लेसमेंट में कोई बुराई नहीं है मेरी बात करें तो। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज है और मैनेज हो सकते हैं, गैप बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है, सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना भूल गया मैं, अधिकतर लोग बोलते हैं हमारे घुटने का गैप बढ़ गया। वो बढ़ता नहीं है, गैप कम होता है। हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तब दिक्कत आती है। जब हमारी पूरी की पूरी फीमर बोन टिबिया के ऊपर फ्लैट हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर कोई दूसरा माध्यम बहुत रेयर कंडीशन में रह पाता है। बदलवाना चाहिए। अगर ओबीस पेशेंट है बिल्कुल बदलवाना चाहिए। कोई थिन पेशेंट है तो उसको कोशिश करके और मैनेज किया जा सकता है। और अगर बदलवा भी लेते हैं इन केस, तो बाद में भी उनको फिजियोथेरेपी की ही ज़रूरत पड़ती है। और एक आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने मन बना रखा है कि मुझे रिप्लेसमेंट कराना है, या 4 जगह 6 जगह डॉक्टर्स से पूछ चुका है और उसको रिप्लेसमेंट का मन पक्का कर लिया है, तो फिर भी मैं कहूँगा महीने 2 महीने 3 महीने फिजियोथेरेपी पहले लें। उससे क्या होगा, जो भी नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपकी मांसपेशियों को इस लायक बना देगा कि रिप्लेसमेंट के बाद में आपकी रिकवरी फास्ट हो और मजबूती के साथ आप जल्दी से जल्दी अपनी रूटीन लाइफ में आ सकें। तो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी और पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन से पहले भी थेरेपी लेना बहुत कंपलसरी है। अच्छे डॉक्टर्स जितने हैं या जितने भी सर्जन हैं वो सब सजेस्ट करते हैं कि आप 15 दिन 1 महीने पहले फिजियोथेरेपी लो, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए है। और मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत से अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दें तो सर्जरी की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि नकली चीज़ नकली होती है, असली असली होती है। उसकी एक लाइफ स्पैन होती है अपनी कि हाँ 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल। आजकल तो बहुत अच्छी क्वालिटी आने लगी है, लेकिन फिर भी हम रिप्लेसमेंट क्यों कराएं। सर, आपने बताया कि घुटने चेंज, अगर ज़्यादा परेशानी है तो उसको घुटने ज़रूर चेंज करा लेने चाहिए। अच्छा सर, इसकी कॉमन, जब हम घुटने चेंज कराते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है? मतलब अक्सर लोगों को ये पता नहीं होगा कि नी रिप्लेसमेंट, तो लोग कह देते हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, लेकिन उस नी रिप्लेसमेंट में वो कराते क्या है, मतलब डॉक्टर्स करते क्या है जिससे कि उनको आराम मिल जाता है या उनके घुटने जो दर्द करते हैं वो बंद हो जाते हैं? देखिए, बहुत डिटेल में तो मैं बताने का अधिकारी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो हमारी एक फीमर बोन जो ऊपर जांग वाली हड्डी है उसको नीचे से छीला जाता है
और जो नीचे टिबिया बोन है जिसके ऊपर ये लोड जाता है, इसको नीचे छीला जाता है। फिर स्टेनलेस स्टील और बहुत तरह के मटेरियल आजकल आ रहे हैं, उस तरह के डुप्लीकेट नीज बने हुए हैं। तो उसको एक पार्ट को फीमर में वो कर दिया जाता है, एक पार्ट को टिबिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या है, फिर वो आपस में कितना भी रब करें ना तो पेन होगा क्योंकि आर्टिफिशियल है, आपका वो रब का पेन भी नहीं होगा और गैप मेंटेन बना रहता है। पटेला जैसे प्याली बोलते हैं वो वहीं की वहीं मेंटेन रहती है, वो वही रहती है। सर कितना समय अगर देखा जाए तो कितना समय फिर हमको वो आर्टिफिशियल जो घुटने हम लगवाते हैं वो कितना समय हमको दे देते हैं, मतलब कब तक चल पाते हैं वो? देखिए आजकल अब उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन कैसे करें। पिछले अगर देखा जाए तो बूम जो रिप्लेसमेंट का आया है 10-15 सालों से आया है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है इंडिया का फर्स्ट रिप्लेसमेंट अगर कोई हुआ था तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ था, ठीक है। वो भी बाहर जाके करा के आए थे। तो अब तो एक बूम आ गया है, लेकिन एक लाइफ स्पैन जो अगर डिसाइड करें तो अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि उसने रिप्लेसमेंट कराया था 10 साल पहले तो वो ख़राब हो गया। मेरी जानकारी में नहीं आया, अगर कुछ हुआ भी हो तो ऐसा कोई लाइफ स्पैन अभी फिक्स नहीं है। 15-20 साल 25 साल हो जाएं तो ये मतलब जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये सब 15 साल चलेगा तो 15 साल उस सर्जरी को हो चुके हों तब पता चले कि यहाँ क्या पोजीशन है। लेकिन मेरा मानना ये ज़रूर है कि अगर अवस्था हमारी 60+ है तभी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, उससे पहले मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल जो स्टैंडर्ड एज रह गई है वो 80 के आसपास रह गई है, और अगर 60+ में जाके हम सर्जरी कराते भी हैं, मैं उसके बिल्कुल खंडन करता हूं, लेकिन इनकेस कराते भी हैं तो एटलीस्ट हम अपनी जो बची हुई लाइफ है उसको एक बार पूरा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, आपने जिस तरीके से बताया कि जो घुटने डलवा लेते हैं हम, नए जो रिप्लेस करा लेते हैं, उसके बाद में हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो क्या जो आपने पहले बताया था कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए या नीचे ढोक नहीं लगानी चाहिए ठाकुर जी को, ऐसी चीज़ें या परिक्रमा नहीं देनी चाहिए, तो क्या इन चीज़ों से भी बचना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने नी रिप्लेस करा लिया है? देखिए जिन्होंने नी रिप्लेस करा लिया है उनके लिए मेन रेस्ट्रिक्शन होता है नीची हाइट पे बैठना, पालती मारना। मतलब बेड पे बैठ के हम थोड़ा बहुत पैर फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि नीचे बैठने से जब भी हम उठने की कोशिश करेंगे तो वो इश्यूज़ आएंगे और बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा। अंदर स्टेनलेस स्टील पड़ा हुआ है तो फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस रहते हैं। और बहुत नीची हाइट पे भी नहीं बैठना होता है। वॉकिंग वगैरह में, सीढ़ी चढ़ने में जनरली दिक्कत नहीं आती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तमाम सारी चर्चाएं हम लोगों ने पैरों को, घुटनों को लेकर की। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि युवाओं में भी घुटनों की परेशानियां अक्सर होती हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि घुटनों की परेशानियां हमको कार चलाने से, बाइक चलाने से, अन्य चीज़ों से भी होती हैं। हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि हम अपने घर से निकलते हैं तो कार से निकलते हैं, उसके बाद में आकर हम कुर्सी पर, चेयर पर बैठ जाते हैं जहाँ हमारा ऑफिस होता है, तो हम वॉकिंग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि आप घर पे ही एक्सरसाइज करें, और जो एक्सरसाइज आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी इस एक्सरसाइज को भी करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपने उन पैरों में मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा न्यूज़ 11 के साथ में, और अक्सर हम आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, डॉक्टर नितिन से मिलने के लिए आप कभी भी वृंदावन आइए, और वृंदावन आने के बाद में हरिण्यकुंज चौराहे से चंद कदमों पहले ही बिल्कुल साधु वेला आश्रम के ठीक सामने डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। गोयल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर के नाम से डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। यहाँ आइए और यहाँ आपको काफ़ी सारी मशीनों के माध्यम से या अन्य चीज़ों के एक्सरसाइजों के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान भी किया जाएगा, और बहुत अच्छा सलाह भी डॉक्टर साहब द्वारा दी जाती है। मैं भी अक्सर ले चुका हूं, और अपने जो पारिवारिक जन हैं उनको भी मैं दिला चुका हूं, तो एक बार आप भी लेकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जो नीचे नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर भी आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नी से जुड़ी हुई या घुटनों से जुड़ी हुई परेशानियां हो तो वो आप हमारे कमेंट में हमको बताइएगा। सर चलते चलते एक सवाल और मेरा, किसी ने एक फेसबुक पर डाला था कि आपने जो सर्वाइकल के बारे में, बीमारी के बारे में बताया था, उसने ये पूछा था कि अगर सर्वाइकल, हम जो आपने सोने की स्टाइल बताई है वो आपने सीधे लेटने वाली बताई है, उसने पूछा था कि करवट लेकर भी सोने से क्या हम तकिया लगाकर या वो जो तौलिया लगाकर हम क्या सो सकते हैं? उसने ये कमेंट्स में एक में लिखा है। तौलिया लगा के भी सो सकते हैं, और बाकी मैंने मेमोरी फॉर्म का सर्वाइकल पिलो भी उसमें मेंशन किया था, तो सर्वाइकल पिलो लें और अपना करवट से भी सो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेनली ये है कि हमें गर्दन का जो हमारा कर्वेचर है उसको मेंटेन करना है। तो आप कमेंट के माध्यम से भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा।
ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ अपने सहयोगी आदित्य शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।